नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका रोबो स्टडी में स्वागत है। अम, हमने पहला चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, मोशन, बिल्कुल ब्रीफ में। एंड मुझे आशा है कि आपको समझ आया होगा। साइंस है, थोड़ा से आप बार बार पढ़ेंगे, ऐसे हर सब्जेक्ट को बार बार पढ़ने से ही आप पे एक्सपर्टाइज आती है उस पर। तो आगे हम इस सिलसिले को जारी रखते हैं। क्योंकि मोशन के बाद मैंने सोचा आपको तुरंत मैं फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन बता दूं, बिकॉज ये दो चैप्टर बहुत इंटर रिलेटेड है, आपस में इनका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है। तो हमने पिछले चैप्टर में बिना ज़्यादा समय व्यर्थ किए मैं सीधे टॉपिक पे आता हूँ कि जैसे पिछले चैप्टर में हमने मोशन के बारे में पढ़ा था। सो मोशन और रेस्ट हमने पढ़ा था, बट और हम जो फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल कहाँ से आता है? मोशन से आता है। ओके, सो मोशन के बारे में हम क्या जान रहे थे लास्ट चैप्टर में? मोशन ऑफ द बॉडी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस कवर्ड। सो मोशन हमने सीखा पिछले चैप्टर में, जब एक ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, हाँ, और उसके संदर्भ में हमने वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमने समझने का कोशिश किया कि कैसे एक स्ट्रेट लाइन में एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी, उसकी एक्सेलरेशन और उसकी वो जो दूरी तय करता है वो कैसे आपस में रिलेटिव है। इसके लिए हमने तीन रिलेशनशिप भी देखे। u इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as एंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। Okay, so these are the three relationship between distance, initial velocity and the final velocity. Now अब जब हम इस बात को देखें कि जो मोशन है, कॉज ऑफ मोशन क्या है? एक ऑब्जेक्ट, अगर आप आगे हम पढ़ेंगे कि अगर आपने सुना होगा, एक लॉ था कि अगर न्यूटन साहब ने एक लॉ दिया था कि अगर कोई व्यक्ति, इवन न्यूटन के पहले गैलीलियो साहब ने कहा था, अगर कोई भी वस्तु अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है और स्टेट ऑफ मोशन में है, सो उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक कोई बाहरी बल उस पर काम नहीं करे। तो जो मोशन होता है, मोशन का जो रीजन होता है, द कॉज ऑफ मोशन इज द फोर्स। फोर्स ही होता है। अगर कोई चीज स्थिर अवस्था में, स्टैटिक है, मान लीजिए ये बॉल है, हा? ये यहां पड़ा हुआ, या आप देखिए ये लड़का ये ट्रॉली को खींच रहा है, और अगर ये ट्रॉली लड़का पुश नहीं करेगा तो इसमें मोशन नहीं आएगा। सो द रीजन जो मोशन का होता है वो फोर्स होता है। ओके, ना वो फोर्स क्या है? अब इस चैप्टर में हम मोशन के बारे में ज़्यादा नहीं बात करेंगे, हम फोर्स की बात करेंगे। तो फोर्स है क्या? तो फोर्स तो एक अनुभव है। किसी ने आज तक फोर्स को ना टेस्ट किया है, ना हमने फोर्स को देखा, केवल हम फोर्स को महसूस कर सकते हैं। ओके, वी फील द एफर्ट ऑफ फोर्स। ओके, एंड हम कैसे बोलते हैं कि फोर्स का इफेक्ट हुआ या नहीं, हम कैसे फील करते हैं? तो अगर हम बिल्कुल इसको संक्षेप में जानना चाहें और बिल्कुल सही तरीके से जानना चाहें, तो अगर कहीं किसी भी ऑब्जेक्ट में आपने फोर्स लगाया है, आपने फोर्स को, अगर मैं F से डिनोट करूं, यहां से मैं फोर्स को F से डिनोट करूंगा सारे हमारे डिस्कशन में, तो अगर कोई फोर्स लगाया है और वो ऑब्जेक्ट पॉइंट A से पॉइंट B में चला गया, तो इसका मतलब उसमें स्थान परिवर्तन हुआ है, पोजीशन चेंज हुआ है। सो फोर्स का इफेक्ट ही है, इसकी वजह से स्थान परिवर्तन हुआ। तो फोर्स के और क्या इफेक्ट हो सकते हैं? तो सम ऑफ द अदर इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। सो फोर्स में मूव ए बॉडी एट रेस्ट। सो कोई भी अगर वस्तु चल रही है, मान लीजिए एक आपके बॉल आपकी तरफ आ रहा है और आपने उसको स्टॉप कर दिया, स्टॉप,
तो मोशन से वो रेस्ट में आ जाएगा। सो वो रेस्ट में आने के लिए आपने, अभी तक मैं कह रहा था कि मोशन कॉज, फोर्स इज द कॉज फॉर द मोशन। नाउ आई एम सेइंग लाइक, अगर एक बॉल आपकी तरफ आ रहा है, बॉल इज कमिंग टुवर्ड्स यू, और आपने बॉल को रोका, ओके, तो क्या हुआ, आप देखेंगे कि वो स्थिर अवस्था में आ गया। सो ये स्थिर अवस्था इसलिए आया क्योंकि आपने उसमें फोर्स अप्लाई किया। सो अ फोर्स में मूव ए बॉडी एट रेस्ट। उसी तरीके से अ फोर्स में स्टॉप ए बॉडी एट रेस्ट। ओके, नाउ थर्ड इज अ फोर्स में चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी। अगर कोई एक सर्टेन स्पीड से चल रहा है, आपने उसको और थोड़ी सी पुश कर दी, मान लीजिए एक ढलान सा है, एक स्लोप है, ओके, वहां पर ये एक बहुत धीरे 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 कोई चीज ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, तो आप जैसे ही यहां से पुश लगाते हो तो और तेजी से नीचे आ जाता है। सो बोलता है द फोर्स में चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी, अ फोर्स में चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। हम लोग सभी ने क्रिकेट खेला होगा, एक बॉलर बॉल करता है और हम बल्ला से उस बॉल को मारते हैं, सॉरी मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं हो रही है, मारते हैं तो ये बॉल 6 रन के लिए बाउंड्री से बाहर चलता है, बोलते 6 हो गया, 6 रन। अगर बिना टच किए बाउंड्री से बाहर चला गया बॉल तो इज 6 रन। तो जब बॉलर ने बॉलिंग की थी तो उस पर एक ऑलरेडी गति थी, उस गति को केवल बल्लेबाज ने, बैट्समैन ने उसने दिशा दिया। तो इसलिए हम कहते हैं फोर्स में चेंज दी डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखेंगे तो ये दो स्प्रिंग है लास्ट वाला, और ये जो बॉल है, ये बॉल कैसा है, एक सर्कुलर है। जब आप दोनों तरफ से इसमें फोर्स लगा रहे हो तो इसका शेप थोड़ा से गड़बड़ हो जा रहा है, इलिप्टिकल टाइप का हो जाता है। तो a force may change the shape and the size of the body. So a force may move a body, a force may stop a body at rest, a force may change the speed of the body, and the force may change the direction and the shape and size of the body. तो अगर ये फेनोमेना हो रहा है तब हम समझेंगे कि हाँ फोर्स हुआ, फोर्स अप्लाई हुआ। ओके, सो अगर हम इसको समराइज करेंगे, सो व्हाट इज अ फोर्स? सो फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट, एक एक्सटर्नल एफर्ट है, एक बाहरी एफर्ट है, इन द फॉर्म ऑफ पुशिंग, इन द फॉर्म ऑफ पुशिंग, पुलिंग, स्क्रैचिंग, कंप्रेसिंग। ओके, आप किसी को पुश कर रहे हो, आप धक्का दे रहे हो, आप पुल कर रहे हो, धक्का दे रहे हो, पुल कर रहे हो, खींच रहे हो, स्क्रैच कर रहे हो और कंप्रेस कर रहे हो। ये जो 4 चीजें होती है, इससे हम बोलते हैं ये 4 एक्सटर्नल एफर्ट है, और यही फोर्स के फॉर्म में किसी ऑब्जेक्ट में अप्लाई होता है। या आप किसी को पुश करके मोशन में ले आए, या उसको रोके, या उसको आपने और खींचा, उसको स्क्रैच किया, या उसको कंप्रेस किया, जैसे हम बॉल के एग्जांपल में हम लोगों ने देखा। ओके, सो व्हेन मे मूव ए बॉडी एट द रेस्ट और स्टॉप ए बॉडी और चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी और चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी और चेंज द साइज ऑफ द बॉडी, ये चारों डिफरेंट टाइप के एक्सटर्नल एफर्ट लगा के अगर आप बॉडी में, अगर बॉडी को रेस्ट में ले आते हो, उसको मोशन में ले आते हो, उसकी स्पीड चेंज कर देते हो, उसका डायरेक्शन चेंज कर देते हो, और उसकी शेप एंड साइज में कोई आप परिवर्तन ले आते हैं, तो आप बोलोगे कि हाँ आपने फोर्स अप्लाई किया है, यू हैव अप्लाइड ए फोर्स। ओके, सो अब हम देखते हैं, फोर्स तो हमने सीख लिया, फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन,
एंड फोर्स वी कैनॉट सी इट, वी कैनॉट टेस्ट इट, ना हम उसको स्वाद है और टेस्ट, केवल हम फोर्स का अनुभव करते हैं, है ना। कोई आपको धक्का मार दिया तो आप गिर गए, बोले यार धक्का मत मारो, इतना तेज धक्का क्यों मार रहे हो। सो ये एक अनुभव है, ओके। एंड ये जो कुछ एविडेंसेस हैं, कुछ प्रमाण हैं, जिससे ये पता चलता है कि हाँ फोर्स तो लगा है, फोर्स तो अप्लाई हुआ है, ओके। तो आगे हम डिस्कस करते हैं कि फोर्स जो होता है, फोर्स कितने प्रकार का होता है, क्या हर तरह का फोर्स अप्लाई करने से ये सारी चीजें होती हैं। अगर आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो सचमुच में ऑब्जेक्ट स्टॉप हो जाएगा, या ऑब्जेक्ट स्टॉप हो जाएगा, या ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। फोर्स हमेशा बॉडी के पोजीशन में चेंज लाता है, उसके शेप साइज में चेंज लाता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम उसको फोर्स नहीं कर सकते, जैसा हमने अभी पढ़ा। बेसिकली अगर आप एक दीवार को धक्का मार रहे हैं, जैसे मान देखते, अगर आप देखेंगे ये दो बच्चे हैं, ये दीवार को, ये इस बॉक्स को धक्का मार रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए ये धक्का, ये बॉक्स काफी बड़ा है, या आप एक दीवार को पुश कर रहे हैं, एक दीवार इसके सामने, आपको लगता है कि ये बच्चे इस बॉक्स को आगे फर्दर धक्का मार सकते हैं? नहीं, नहीं हो सकता। तो अब जैसे हमने कहा, तो हमारी सारी बातें फिर तो गलत हो गई। ना हमने डायरेक्शन चेंज किया, ना हमने इसके शेप साइड में चेंज किया। बच्चे, ये तो लोहा का या लकड़ी का डब्बा होगा, ये बच्चे तो कर नहीं सकते। ना हमने इसके दिशा में कोई चेंज किया। इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके मैं आपको दो चीज बताने जा रहा हूं फोर्स के बारे में, कि फोर्स दो प्रकार के होते हैं। एक को हम बोलते हैं बैलेंस फोर्स, और एक को बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स। देखिए इस एग्जाम्पल को, जिसमें एक किताब या एक बॉक्स एक टेबल के ऊपर रखा गया, और ये स्थिर अवस्था में है। इसका पोजीशन, तो क्या इसमें फोर्स नहीं लग रहा है? नहीं, इसमें भी फोर्स लग रहा है। हमारे सराउंडिंग के चारों ओर फोर्स लगता है। ये किताब का अपना एक वेट है, एक जी, इसका एक वेट है, जिसको हम मास इनटू ग्रेविटी बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा, हम आगे देखेंगे ग्रेविटी वाले चैप्टर में। तो इसके नीचे एक फोर्स चल रहा है, मास इनटू ग्रेविटी, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर से। तो कुछ ना कुछ ऐसा तो है जिसकी वजह से हम, ये जो फोर्स है ये नलीफाई हो जा रहा है, ये जीरो आउट हो जा रहा है। तो अगर आप खड़े हैं मान लीजिए, तो आप क्या कह रहे हैं, आप पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप अनुभव करें, कभी आप सी बीच में गए होंगे या तेज हवा में देखेंगे, तो हवा भी आपको इतना तेज, अभी आपने देखा बहुत जगह साइक्लोन आए थे, पेड़ गिर गए, तो वहां पर ही फोर्स का काम हवा ने किया था, साइक्लोन ने किया, तूफान ने किया था। तो ऑफकोर्स, और जब मैं यहाँ खड़ा हूं आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा हूं, या कोई भी हवा का झोंका मेरे पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब जो फोर्स मेरे पे अप्लाई हुआ है वो उतना सक्षम नहीं है, उतना स्ट्रांग नहीं है। तो अगर फोर्स किसी बॉडी में एक्ट कर रहा है और उसका जो रिजल्टेंट है, उसका जो परिणाम है वो जीरो है, तो मूव नहीं करेगा। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अगर इस डिफिनेशन को हम देखेंगे, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग, तो आपके चारों तरफ आप पे आ रहा है, जी काम कर रहा है, ग्रेविटी काम कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण के कारण ग्रेविटी, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी अपने आप किसी चीज को खींचती है जी से 9.8 मीटर पर सेकंड।
ओके, के हिसाब से खींच रही है। तो अब जी तो है, साथ साथ आपको डाउनवर्ड फोर्स भी महसूस हो रहा है। भाई यहां आप एक फ्लोर पे खड़े हैं, ओके, चारों तरफ से एक्सटर्नल फोर्स है, लेकिन ये जितने भी फोर्स हैं जो चारों तरफ से आपको आ रहे हैं, मान लीजिए फोर्स ए, बी, सी और डी है, और ये चारों फोर्स का जो परिणाम है वो जीरो है, तो तब आप अपनी जगह से नहीं मूव करेंगे और बॉडी अपनी जगह से मूव नहीं करेगी। तो इसीलिए हमने कहा इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग इन अ बॉडी इज जीरो, अगर रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस, अगर ये एक ऑब्जेक्ट है और उसमें चार फोर्स चारों तरफ से लग रहा है, लेकिन इसका रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू जीरो है, तो ये मूव नहीं करेगा, इट डज नॉट मूव। उसके विपरीत, जैसे आप एक दीवार को धक्का मारे, ये बच्चे इसको धक्का मारे, इधर देखिए ये बच्चे इसको, इस बॉक्स को धक्का मार रहे हैं, ओके। लेकिन इसके विपरीत, अगर मान लीजिए इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्स इज नॉट जीरो, इनमें से एक भी, ये जो चार फोर्स हमने बात की थी ए बी सी डी, इसमें एक भी कमजोर पड़ जाएगा तो ये ऑब्जेक्ट आपस में मूव करेगा, ओके। मान लीजिए ये आप पुश कर रहे हो और ये वॉल की जगह मान लीजिए एक चादर की दीवार है, ओके, एक हल्का सा चादर या कोई पेपर का दीवार है, तो आप जैसे फोर्स लगोगे तो आप इसको फाड़ के आप मूव कर जाओगे, तो आपका डायरेक्शन ये यहां से मान लीजिए एम है, तो एम से ये एन पहुंच जाएगा। इसका मतलब फोर्स बी यहां जो था बड़ा था फोर्स सी से, इसीलिए तो हुआ। तो हम जब, इसीलिए हम कहते हैं इफ द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज नॉट जीरो, द फोर्स आर कॉल्ड unbalanced force, okay. So unbalanced force can change the state of rest or direction of the motion of the body or the size. तो जो हमने बात की थी फोर्स की, जो इफेक्ट ऑफ फोर्स की बात की थी, इफेक्ट ऑफ फोर्स तभी हो सकता है जब अनबैलेंस फोर्स हो, जिसमें हमने बात किया था उसकी पोजीशन में रेस्ट चेंज हो जाएगा, वो मोशन में आ जाएगा, उसकी शेप साइज चेंज हो जाएगी और उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अगर इन चारों में से कुछ भी होगा, या तो रेस्ट में आ जाए, या तो रेस्ट में आ जाए, या तो मोशन में आ जाए, या तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए, या साइज और शेप चेंज हो जाए, ओके। अगर इनमें से चार होगा तभी होगा जब फोर्स अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा, ओके। सो हमने डिस्कस किया व्हाट इज फोर्स, what is the cause of motion. Cause of motion is force, and force we cannot see, we cannot taste, okay. हम उसको महसूस ही कर सकते हैं, और जब ये चार परिवर्तन आते हैं किसी चीज में तब हमको लगता है कि हाँ फोर्स अप्लाई हुआ है। हमने डिफरेंट एग्जाम्पल देखे, फिर हमने देखा कि what is balance force and what is unbalanced force. So if the resultant of all the forces, okay, जब चारों तरफ जो फोर्स लगता है, इफ दैट इज जीरो देन इट इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स, एंड व्हेन द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस आर नॉट जीरो, एक भी फोर्स हावी हो जाता है, उसको हम बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स, ओके। मुझे आशा है कि ये सेशन आपको समझ आई होगी। कुछ विद्यार्थी हिंदी मीडियम के कह रहे थे, तो मैंने कहा था कि जहां तक संभव हो मैं हिंदी शब्दों का इस्तेमाल करूंगा, बट आप अंग्रेजी में एग्जाम देने की कोशिश करें, ओके। पढ़ें ताकि सारे क्वेश्चन पेपर देखिए अंग्रेजी में आएंगे, और साइंस को अंग्रेजी में एग्जाम देना ज़्यादा सहज है इंग्लिश हिंदी मीडियम की बजाय, ओके। लेकिन फिर भी अगर कोई भी डाउट हो तो हमें पिंग कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, मोटिवेट कीजिए, हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे चैनल और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। धन्यवाद, हमें देखते रहिए,
हमें प्रोत्साहन करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।